मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आर्ट्स क्लासेस से मैं अमित सर। आज बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूँ और आज से क्लास में प्रारंभ करता हूँ। बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन तक छुट्टी रह गया, लेकिन अब शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे शुरू किया जाए क्लास और लगातार कंटिन्यू क्लास चले, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगा, है ना। कंटिन्यू क्लास चले। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 11 सितंबर को जो मैंने बोला था कि 11 सितंबर से क्लास देंगे, लेकिन मैंने क्लास नहीं दे सका क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम थे। 6 माह तक लगातार बंद रह जाने के कारण क्लास अब 6 माह तक बंद रह गया। पूरी तरीके से कोचिंग पूरी तरीके से बंद रह गया, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और उन सारे को सुधारने में आज तक टाइम लगा। ऐसा लग रहा था कि शायद सुधर नहीं पाएगा, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर हुआ। आज सफल हम हुए और ये पूरा सिस्टम है जो पूरी तरीके से सुधार आ गया, है ना। तो आज लाइव देने में हम सफल हो रहे हैं और लाइव आज दे रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार कल से लाइव चलते रहे और 10 क्लास का 12 क्लास का ये सब का टाइमिंग मैं आज बता दूंगा कि कितने बजे क्लास चलेगा। कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़े हुए हैं जुड़ सकते हैं। और विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं कमेंट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं कमेंट कीजिए, है ना। देखिए मैं बता देता हूं, क्लास 10 का टाइम समय है, मतलब कहता है कि क्लास 10 का समय जो है वो 3 से 4 रहेगा। 3 से 4 क्या बजे रहेगा? 3 से 4 क्लास 10 का मतलब टाइमिंग आज हम भलो 2 बजे दे रहे हैं। आज जांच करने का मैं प्रयास कर रहा था। क्लास 10 का टाइम जो है वो 3 से 4 रहेगा। क्लास 10 का टाइमिंग जो है 3 से 4 रहेगा, है ना। और दूसरा पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12 है ना, 12 क्लास का हिंदी है ना, क्या क्लास 12 है ना, क्लास 12 का हिंदी जो है उसका टाइमिंग जो है 4:15 से 5:15 है ना। पीएम में रहेगा, सब शाम का टाइम रहेगा, है ना। ये शाम का टाइम सब रहेगा। पहले गौर से सुन ले, है ना, ध्यान देगा। क्लास 10 का टाइम, क्लास 10 का है ना, क्लास 10 का समय जो है वो 3 से कितना रहेगा? 4। 3 से 4 में शाम में रहेगा। 3 से 4 में आप लोग सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ कि तब तक क्लास नहीं खुलता है
तब तक सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़कर आप पढ़ाई को कर सकते हैं। सही तरीके से लाइव क्लास में जुड़े और पढ़ाई करें। कि परीक्षा भी नजदीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है फिलहाल, है ना। क्लास 12 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12 के लिए पर्सनल हिंदी जो है वो 100 अंक का है। पहले 50 अंक का होता था, लेकिन अब हिंदी जो है 100 अंकों का है। इसमें 12 वाले पर विशेष गौर करेंगे हम कि क्लास 12 जो है उसका हिंदी, क्लास 12 का जो हिंदी है 100 मार्क्स का है ना। क्लास 12 का हिंदी कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, जिसका टाइमिंग शाम में रहेगा 4:15 से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। 4:15 से हम शुरू कर देंगे और 5:15 तक लगातार चलेगा, है ना। इसमें कुछ 19-20 कभी कम कभी बेसी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट जैसे बच गया तो मतलब आता है पढ़ा देंगे, टाइम थोड़ा बढ़ भी सकता है, जरिमाना घट भी सकता है, पूरा हो गया तो इस तरह से रहेगा। लेकिन 4:15 से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग लाइव में जुड़कर आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये रहा आपका टाइमिंग जो कल है, कल से 14 तारीख को, है ना। 14 तारीख सोमवार से आप पढ़ सकते हैं। 14 तारीख सोमवार से आप लोग क्लास कर सकते हैं। कल से ये टाइमिंग पर हम क्लास चलाएंगे। और द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर पर जब सर्च कीजिएगा तो हम जिस टाइम में लाइव देंगे उस टाइम में आपको लाइव प्राप्त हो जाएगा। अब रहेगा विद्यार्थियों से कितना बात बोलेगा कि सर अमित आर्ट्स क्लासेस चैनल पर ही आप पढ़ा रहे थे, तो इस पर क्यों आ गए। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा है कि हमारे ही विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वही सब विद्यार्थी क्या है कि सब्सक्राइबर और व्यूअर प्राप्त करने के लिए खुद का अपना चैनल बना लिया, उसमें नाम मेरा लिख दिया, फोटो भी मेरा लिख दिया। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम बदल दिया और उस पर कल से आपको क्लास मिलेगा और आप लगातार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि मतलब कहता है कहीं कोचिंग भी खोलते हैं तो मेरे नाम से लाइव चलाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे नाम से सब मेरे नाम हमको लूटने में लगे हुए हैं। चलिए कहाँ तक ले जाते हैं, ऐसे तो शरीर में जान नहीं जान रहा है। हाँ बात सही है ना। तो अब हम लोग अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ जाए, है ना। द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस पर सर्च कीजिए, आ जाएगा जरूर आएगा, है ना। सबसे पहले क्लास 10 का बात कर रहे हैं ना। क्लास 10 10वीं वर्ग का बात चल रहा है। क्लास 10 का अर्थव्यवस्था पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, क्लास 10 की अर्थव्यवस्था। इकाई नंबर कितना है? इकाई नंबर 1, आराम से बोलिएगा। इकाई नंबर कितना है? 1। इकाई नंबर 1, आज इकाई नंबर 1 हमारा चल रहा है। अर्थव्यवस्था शुरू कर रहे हैं बाबू, अर्थव्यवस्था से शुरू हो रहा है इकाई नंबर 1। आप लोग ध्यान देकर अगर पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा, है ना। इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 1, इकाई नंबर कितना है? 1। इकाई नंबर 1। अब चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का क्या है? इतिहास। ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था पहला लिखा हुआ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, है ना। कोई दिक्कत? चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब कहता है कि किसकी अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था किसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है? तो भारत की अर्थव्यवस्था। किस देश की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था। यहाँ ध्यान दीजिए, किसकी अर्थव्यवस्था? तो भारत की अर्थव्यवस्था का बात कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है उसका क्या इतिहास रहा है उसके बारे में बताना। तो इतिहास क्या है? तो बीते हुए घटनाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उससे कोई इतिहास रहता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे विकास कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था,
और पहले भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी, है ना। ये इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे विकास कर रहा है और पहले कैसा था। इन सारे के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, है ना, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहां से कि हमारा अर्थव्यवस्था पहले क्या था, उसके बारे में पहले आपको जानना है कि पहले हमारा अर्थव्यवस्था क्या था। देखिए देखिए 15 अगस्त 1947 के पहले जुड़ा हुआ है बच्चों, कमेंट कुछ। आवाज अगर सही तरीके से जा रहा है तो हाँ करे, यस करे, यस करे, नहीं जा रहा है तो नो करे। बताइए आवाज जा रहा है कि नहीं सही तरीके से। आवाज सही तरीके से जा रहा है बच्चों, आवाज सही तरीके से जा रहा है कि नहीं कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आवाज जा रहा है कि नहीं कमेंट करें। कमेंट कुछ देखिएगा क्या कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले। ध्यान दीजिएगा हम लोग कि 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था। मतलब हमारा देश जो था वो गुलाम था। गुलाम रखने का मतलब हुआ कि अंग्रेजों का यहाँ शासन था। भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। मतलब भारत जो देश है वो अंग्रेजों की गुलामी में झपड़ा हुआ था। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत, 15 अगस्त 1947 से पहले कौन देश? भारत देश। भारत देश अंग्रेजों के जंजीरों में, अंग्रेजों के कब्जे में था, है ना। अंग्रेज का यहाँ कब्जा था। किसका कब्जा था? अंग्रेज का कब्जा था। यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जैसे देश पर अंग्रेजों का शासन। भारत जैसे देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो जब भारत पर अंग्रेज का शासन था तो भारत के जो संसाधन थे, भारत के जो क्या था? संसाधन। भारत का क्या था? संसाधन। संसाधन तो हम बताए थे कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या? संसाधन। ज्योग्राफी में हम पढ़ा चुके हैं कि मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या? संसाधन। मानव से लेकर मानव खुद ये संसाधन है और मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तु क्या? संसाधन है। तो हम जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 से पहले, आराम से समझिए, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था। किसका अंडर में था? अंग्रेजों का। अंग्रेज का कब्जा। और भारत का जो संसाधन था, भारत का जो संसाधन था, कोयला था, पेट्रोल था, प्राकृतिक गैस और मानव जितना लोग था भारत में, उन सारे पर कब्जा किसका था? अंग्रेजों का। तो यहाँ के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का भी उपयोग कौन कर रहा था? अंग्रेज। इन संसाधन का उपयोग कौन कर रहा था? अंग्रेज। इन संसाधन का उपयोग कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था। अब समझ में आया? 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? गुलाम था। इसका कब्जा किसका था? अंग्रेजों का कब्जा था। और यहाँ का जो संसाधन था, यहाँ का जो संसाधन था, मानव से लेकर जितने वस्तुएं था, उन सारे का उपयोग भी कौन कर रहा था? अंग्रेज। जैसे मनचाहा तरीके से उपयोग कर रहा था, जैसे मन होता था वैसे उपयोग करता था। मतलब उसे फायदा कमाना था इस देश से लाभ कमाना था। इस देश को विकास करने और दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं था अंग्रेजों को। वो सीधे हम लोगों का शोषण किया। तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आता है कि भारत जैसे देश पर अंग्रेज ने अपना उपनिवेश स्थापित किया।
इसी को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। गांव में क्या कहता है कि एक भाई दूसरे भाई पर कब्जा कर लिया, दूसरे के जमीन के हड़प लगा, बोला जाता है हड़प लिया। तो उसी प्रकार से भारत जैसे देश पर अंग्रेज ने उपनिवेश स्थापित कर लिया। क्या स्थापित कर लिया? उपनिवेश। इस शब्द को बढ़िया से पढ़िएगा, इसी से ये शब्द निकला है ना। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, परिभाषा में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि उपनिवेश क्या है। अब आ गया उपनिवेश, मतलब भारत पर किसका कब्जा था? अंग्रेज का। मतलब भारत गुलाम था और भारत पर मतलब उपनिवेश स्थापित किए हुए था कौन? अंग्रेज। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? हर जगह किसी न किसी शब्द निकल कर आता है। जैसे कोई आदमी अगर अभी सब्जी बेचने के लिए जाता है तो उसको सब्जी बेचवा का आता है, चोरी अगर करे जाए तो उसको चोर कहा देगा। क्या बात है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर बस पर चढ़ेगा तो पैसेंजर कहेगा, हम अगर अभी पढ़ा रहे हैं तो मास्टर कहेगा, लेकिन अगर खेती वाला काम करेंगे तो किसान कहेगा। उसी प्रकार से भारत पर अंग्रेज ने कब्जा किया तो उस कब्जा करने के नाम को क्या बोला गया? उपनिवेश। मतलब इस कब्जा करने को आर्स में क्या बोला जाता है? उपनिवेश बोला जाता है। तो अब उपनिवेश की परिभाषा हम जानेंगे कि उपनिवेश किसे कहा जाता है। अब उपनिवेश की परिभाषा समझिए, सीधे सिंपल सा शब्द में बता रहा हूं आराम से। किसी शक्तिशाली देश द्वारा, मतलब किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। मतलब किसी शक्तिशाली देश द्वारा, शक्तिशाली देश का मतलब हुआ मजबूत देश, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए प्रयोग करता है, उसी को क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसी को उपनिवेश कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उपनिवेश। क्या कहा जाता है? उपनिवेश। क्या कहा जाता है? उपनिवेश। अब समझेंगे कि उपनिवेश यहाँ पर कैसे हुआ। देखिए, तो भारत उस समय कमजोर था, भारत उस समय क्या था? कमजोर था। और अंग्रेज उस समय क्या था? शक्तिशाली। अब कोई यहाँ शक्ति लगाए, अगर अलग से साले का नाम लीजिएगा तो वो अलग हो जाएगा, परिवार में चलाएगा, बहुत बड़ा बात है यार साले का, है ना। यहाँ शक्तिशाली, तो शक्तिशाली उस समय कौन था? अंग्रेज था। अब हम लोग बोलचाल की भाषा में कहेंगे कि नहीं भारत से पहले मजबूत था, तो कहने से नहीं चलेगा, है ना। जैसे आईपीएल आ रहा है, अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मैं नाम लेता हूँ, फैन भी उसका। आज मान लिया गया महेंद्र सिंह धोनी अगर एक मैच में अगर नहीं चलते हैं तो जो दर्शक बैठा हुआ है वो डायरेक्ट कहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी से कम खेल रही है। अरे महेंद्र सिंह धोनी से कम खेल रही है, ये आओ हमारा में कमी की वजह में मिल जाओ मेजा बैठल है। अरे भैया जब क्रिचवा पर पहुंचमी तबे पता चलता है ना, तबे तुमको शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे बैठल कुछ कहा जाएगा तो नहीं मानेगा कोई। आज जैसे दो पार्टनर पढ़ता है, दो पार्टनर रूम में रहता है, पढ़ता है, पढ़ाई किया जमकर, दोनों पार्टनर, अगर एक का जॉब लग गया दूसरा का नहीं लगा तो जिसका नहीं लगा वो बोलेगा तू जान ले कुछ, अरे जान ले फलाना, अरे ओकरा कैसे कैसे नौकरी लग ले, किस्मत ओकर सही है। अरे भाई कैसू लग गया वही विजय, विजय उसे को माना जाएगा, बाकी आपको हारा ही माना जाएगा। तो उस समय अंग्रेज कब्जा करने था किस पर? तो अंग्रेज उस समय क्या था? भारत उस समय क्या था? कमजोर था। और भारत के संसाधन को उपयोग भी कौन कर रहा था? मतलब ये कहा जाता है भारत माता ग्राम वासिनी, वो चैप्टर में पढ़ने के लिए क्लास 10 में, और 50 नंबर 12 वाला हिंदी में भी था, भारत माता ग्राम वासिनी। मतलब कहता है उसमें बताया गया था कि प्रवासी का संदेश को क्यों दिया गया था कि भारत में रहकर भी भारत के वस्तु को यूज नहीं कर सकता था, उपयोग नहीं कर सकता था। भारत के संसाधन को कौन उपयोग करता था? अंग्रेज उपयोग करता था।
तो यहाँ क्या हुआ कि भारत उस समय कमजोर था, ये इस समय क्या था शक्तिशाली, और भारत का क्या है संसाधन कौन उपयोग कर रहा है, अंग्रेज उपयोग कर रहा है। तो परिभाषा बना दीजिए कि अंग्रेज उस समय क्या था शक्तिशाली, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा, शक्तिशाली देश कौन है यहाँ अंग्रेज, वो भारत पर क्या किया कब्जा किया और यहाँ के संसाधन को अपने लिए क्या किया उपयोग किया, उसी को क्या कहा था उपनिवेश कहा था। आराम से अब देखिए किसी शक्तिशाली देश द्वारा, आप देखिए किसी शक्तिशाली देश कौन है हुआ अंग्रेज है, और ये भारत का क्या किया कब्जा कर लिया, मतलब किसी शक्तिशाली देश, तो शक्तिशाली देश कौन है अंग्रेज, और कमजोर देश कौन है भारत। तो शक्तिशाली देश अंग्रेज हुआ, कमजोर देश भारत हुआ, तो शक्तिशाली देश कमजोर देश पर, भारत जैसे कमजोर देश पर क्या किया कब्जा, और इसके संसाधन को अपने लिए क्या किया उपयोग किया, इसके संसाधन को अपने लिए प्रयोग किया या उपयोग किया, इसी को क्या बोला जाता है उपनिवेश। समझ में आया? मतलब अंग्रेज शक्तिशाली था, हम परिभाषा बोल रहे हैं कि कोई शक्तिशाली देश, भारत उस समय कमजोर था और ये शक्तिशाली था, तो शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश उस समय कौन था भारत, तो कमजोर देश पर कब्जा करके इसके संसाधन को अपने लिए क्या कर लिया उपयोग कर लिया, उसी को क्या बोला जाता है उपनिवेश कहा जाता है। आपको पूछेगा तो उपनिवेश का परिभाषा बता सकते हैं, सिंपल यहाँ से देखिए डायग्राम से बताइए, यहाँ जो बनाए फिगर उससे यहाँ जो बताएं समझाएं उसको बताए रटिए मत। मतलब भारत एक शक्तिशाली देश नहीं बल्कि कमजोर देश था, अंग्रेज उस समय शक्तिशाली, तो किसी शक्तिशाली देश द्वारा, किसी शक्तिशाली देश कौन है अंग्रेज, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके, कमजोर देश उस समय कौन था भारत, कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधन को अपने लिए उपयोग किया, कौन अंग्रेज अपने लिए क्या किया उपयोग किया, उसी को क्या बोला जाता है उपनिवेश। अब कोई जगह तो सीधे लिखिएगा किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, राष्ट्र मतलब होता है देश, किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है। सब अच्छे लिखेंगे समझ में भी आएगा। जैसे भी लिखेंगे कि भारत जैसे कमजोर देश पर अंग्रेज ने शासन किया था, है ना, तो यहाँ भारत का उपनिवेश किसका बना हुआ था कोई दिक्कत। तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके इसके संसाधन को अपने लिए प्रयोग किया, इसी को क्या बोला जाता है उपनिवेश। अब जैसे गांव में आइए, एक साधारण सा उदाहरण मैं देता हूँ। गांव में आप लोग देखते होंगे बैठो ना पहले तो ऑनलाइन पढ़ा रहे सब जगह बच्चा जुड़ल मैं तो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, ये बैठो ना जहां सब लाइव पे पूरा बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस PHP देखिएगा। अब जैसे ए भाई है और दूसरा बी है ना, अब ए है और दूसरा बी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ए भाई अगर मजबूत और दो भाई, दूसरा भाई क्या है कमजोर। अब ये मजबूत है तो दूसरा के मार थोपी जैसे घर बंटवारा हो जैया भाई अगर एक साथ जुड़ल हो एकदम गला मिला लो कि भाई तोरा जैसा हमर भाई नहीं रहता तो भाई पर भाई क्या बात है गए एकदम गले मिल रहा मजा ले रहा है। जब बंटवारा के बारे में दोनों शादी होला, जब बंटवारा के बारे में फैटी बॉक्सी कर ल पूरा, ओकर बाद ए भाई मरल को बी के भोल्टे को ये मारा किसको रे बे को कचाएन वाला अगर मारते
एक पत्नी बोलो जी दे दे जमीन में जरे मैंने दे दो फायदा आपको, लेकिन अगर आप मार खाए फायदा नहीं बदन धर्म दे को तो मार। अब क्या करता बेचारा भी जमीन को दे दिया इसको, एक खुश हो गया। तो बताइए ये जो जमीन का टुकड़ा अब ए से कौन ले लिया, बी ले, मतलब बी से कौन ले लिया, ए भाई ले लिया। अब बी से कौन भाई ले लिया, ए ले लिया। भाई ये तो मार का चांद उड़ाया था बी को, इसका पत्नी बोला कि जमीन जायदाद दे दे कहां रखो। अब ये बेचारा इतना सा जमीन का टुकड़ा दे दिया, जमीन से इतना टुकड़ा दे दिया। अब बताइए इस संसाधन को उपयोग कौन करेगा, कौन उपयोग करेगा, यहाँ पर संसाधन है तो इस संसाधन का उपयोग कौन करेगा, ए करेगा। तो बताइए ये एक शक्तिशाली था, यह एक शक्तिशाली भाई था, बी कमजोर भाई था, इस पर एक कब्जा किया और इसका संसाधन भूमि था और इसका प्रयोग अपने लिए कर लिया। तो इसी को क्या बोला गया, उपनिवेश। तो यही छोटा पैमाना पर हम जाने और बड़े पैमाने भी वही हो रहा है। क्या बात सही है, मार के धरती उधर को हमरा के जाइए आपने हम यार मार लियो पकड़ा के तो भाग छोड़ छाड़ के यहां से संभाली में यहां से गोरा बिस्तर उठे गो रे ओकर बात नहीं कर लो तो हमरा के लगलो कि राहत फैलो। तो उसी प्रकार से जैसे ही घर में हो रहा है इस प्रकार से अंग्रेज हो रहा था। मतलब किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधन को अपने लिए उपयोग किया, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोई दिक्कत। किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए उपयोग करता उपनिवेशवाद कहलाता है। क्या समझ आ गया, याद हो गया। उपनिवेशवाद कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हटा दें। किसी शक्तिशाली देश द्वारा भूले फिर से किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए उपयोग करता है, उसे क्या कहता है, उपनिवेश कहता है। अब हम पुराना इतिहास को ध्यान देते, ठीक है, पुराना इतिहास को हम जान रखे। अब जरा हम जान लेते हैं। अब आगे अर्थव्यवस्था क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था। देखिएगा अर्थव्यवस्था किससे कहा जाता है, परिभाषा इसका देखो, कमेंट में आ जाए, कमेंट बंद उसमें कमेंट अब देखेंगे अर्थव्यवस्था है ना, ध्यान देंगे। थोड़ा कमेंट वगैरह लगता है नहीं आ रहा है, उसका प्रॉब्लम है तो हम धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे सब। अब देखें क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था। क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था। ध्यान से गौर से देखिएगा सब लोग। अर्थव्यवस्था देखिए किससे कहा जाता है, तो दिक्कत आर्थिक क्रियाओं के देखिएगा यहाँ गौरी ध्यान देंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा।
क्या था? आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्रियाओं लिखा हुआ है। क्रिया मतलब होता है काम, ध्यान देना, क्रिया का मतलब होता है काम। लेकिन जैसे क्रियाओं लग गया तो यहाँ पर हो गया बहुत सारे कार्य, बहुत सारे कार्य, बहुत काम जो है बहुत सारे है ना, बहुत सारे कार्य, ये बहुत सारे कार्य का बात कर दिया, बहुत सारे कार्य का बात हो गया है ना। काम है जो कैसा है? बहुत सारा, हाँ बहुत सारे कार्य, बहुत सारे कार्य। अब क्रियाओं का मतलब होता है कार्य, और क्रियाओं जैसे लग गया मतलब होता है बहुत सारे कार्य, बहुत सारे कार्य। अर्थ मतलब होता है पैसा, पैसा समझ लीजिए, धन समझ लीजिए या संपत्ति समझ लीजिए। आज उसी को कहा जाता है। ठीक, चलो आर्थिक, आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक क्रिया क्या है? तो ये समय अर्थ मतलब होता है, आर्थिक मतलब होता है, अर्थ मतलब होता है डायरेक्ट पैसा, धन, संपत्ति। तो ये हम समझेंगे कि पैसे के लिए किया गया काम, ध्यान देंगे, आर्थिक मतलब होता है पैसा, धन या संपत्ति। तो पैसे के लिए किया गया काज, काम जो है वो किसके लिए हो रहा है? पैसे के लिए हो रहा है, धन के लिए हो रहा है, संपत्ति के लिए हो रहा है। तो पैसे के लिए किया गया कार्य, धन के लिए किया गया कार्य, संपत्ति के लिए किया गया कार्य को कौन कार्य कहा गया? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया बोला जाता है। कौन क्रिया? आर्थिक क्रिया। मतलब इसका नाम ही है कि पैसे के लिए, पैसे के कमाने के लिए किया गया कार्य को कौन क्रिया बोला जाता है? आर्थिक क्रिया। पैसे के कमाने के लिए, धन के कमाने के लिए, संपत्ति के कमाने के लिए किया गया कार्य को कौन कार्य बोला गया? आर्थिक क्रिया बोला गया, आर्थिक कार्य बोला। कोई दिक्कत? मतलब पैसा धन, अर्थ मतलब होता है पैसा धन संपत्ति, क्रिया मतलब होता है कार्य। तो पैसे के लिए किया गया कार्य को क्या कहता है? आर्थिक क्रिया। आज देखिए, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा जितना भी हो, सब धन के लिए ही कार्य कर रहा है। आज हम भी पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आए हैं, तो सोच रहे हैं कि बिहान के दिन क्लास खुले तो बच्चा आवे तो पैसा दे घर जावे। क्या बात सही कि नहीं? सब लोग दिमाग लगा ले, ऊपर से नीचे लोग जितना लोग सब उल्टा पुल्टा दिमाग लगा ले पैसा। कोई ने कुछ, कोई मतलब कहता है लॉकडाउन में ऐसा ऐसा हुआ स्थिति कि मास्टर को भी सोचना पड़ा कि चारों तरफ सब्जेक्ट खेला लगा जाए, टमाटर बेच, अंडा बेच, मुर्गा बेच, जे मन से पहुंचे फार्म खो, हर तरह का दिमाग। जो मास्टर स्केल चलाता था वो पोल्ट्री फार्म का जोरा बांधने लगा, क्या बात है, मुर्गा को बांधने लगा, ले जो भाई ले जो यार, इस तरह का होने लगा। तो पैसे के लिए वो किया गया कार्य। बात आ रहा है कि नहीं? आज संसार में छोटा से बड़ा काम है, सुई बेचने वाला से महल बनाने वाला से बड़ा सब लोग पैसे के लिए आए कर रहे हैं। आज पैसे के लिए कर रहे हैं, तो पैसे के लिए किया गया कार्य को कौन क्रिया बोला? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया बोला। तो छोटा से बड़ा जितना काम है पैसा वाला, उसको कौन क्रिया बोला गया? आर्थिक क्रिया। अब इसी को योग कर देंगे, जितना काम है हमारे देश में उसको योग कर देंगे। योग मतलब क्या होता है? जोड़ देंगे। तो यही क्या कहलाएगा? व्यवस्था कहलाएगा। आज जैसे साधारण सी बात समझिए, ये साधारण सी बात आपको मैं समझाता हूँ कि आपके घर से अगर एक व्यक्ति कोई निकल कर कहीं जा रहे हैं तो कहा जाएगा आपका नाम लेकर के विकास जा रहा है या फलन जा रहा है या छिलन जा रहा है, जो भी नाम रहेगा। लेकिन आपका घर का पूरा सदस्य जा रहे हैं तो बोलेगा फला पूरे परिवार जा रहा है। क्या बात है? अगर किसी को ये, अगर ये ऐसे दिखावे, किसी को साधारण सी बात दिखाइए, ये अगर किसी को दिखा दीजिए तो खड़ा कर में आइए ना, ऐसे किया कि मार होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? किसी को अगर ऐसे कर दिया, गौर कीजिएगा इस बात पर, किसी को अब क्लास में ऐसे कर देगा तो मास्टर लोग समझ जाएगा तो मैटर खराब हो लो। क्या बात है? लेकिन डायरेक्ट ऐसे अगर कर दिया, मतलब ये अलग अलग हरो डायरेक्ट क्यों एक हो तो लगलो कि बाप रे बाप मुट्ठी बांध लो, तो डगेबे कर दो। क्या बात है? तो ये हो गया मुट्ठी, मतलब सब अलग अलग है
ये अलग है तो अलग नाम है, ये अलग है तो अलग नाम है ना, ये अलग है तो अलग नाम है, ये अलग है तो अलग नाम है, ये है तो अलग, सबका अलग अलग रूप है ना। ये अलग में रूप में आएगा, ये अलग रूप में आएगा। बात सुना रहा? ये अगर किसी को दिखा दिया तो मार होने का संभावना है। ये दिखा दिया क्लास में तो कहेगा जल्दी कब तो समस्या खराब हो, लेकिन अगर ये दिखा दिया तो कहेगा बाप रे चल फोन करो, चल फोन करो। इस तरह का मैटर हो जाता। तो ये जो शामिल हुआ तो ये क्या बन गया? मुट्ठी बन गया, यही योग हो गया। समझिए बात को ध्यान से एकदम, है ना, यही योग हो गया मुट्ठी। और छोटा से बड़ा काम, ये छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम मतलब हो गया। और इसी को जब मिला देंगे, अर्थ मतलब पैसे के लिए किया गया काम, तो ये सब छोटा छोटा काम है समझिए। लेकिन जब इसी को योग कर देंगे, मिला देंगे, तो ये मुट्ठी बन जाता है कि नहीं? सब अंगली को मिलाकर क्या बन गया? मुट्ठी। उसी प्रकार से छोटा से बड़ा काम को सबको अगर मिला देंगे, सबको जोड़ देंगे, योग कर देंगे, तो क्या कहला जाएगा? अर्थव्यवस्था कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे दे दो तो बोले स्टार्ट कर दो। तो यही क्या कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बस अगर आर्थिक क्रिया नहीं समझ में आवे तो डायरेक्ट सिंपल सी भाषा है कि अर्थ मतलब होता है पैसा, धन, संपत्ति। कोई दिक्कत? और क्रिया मतलब क्या होता है? काम। क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब होता है कार्य। तो समझ लीजिए। और योग मतलब क्या हुआ? तो बस एक इस पर याद रखिए, इस पर याद रखिए। जब ये किसी को दिखा दीजिएगा तो मार हो जाएगा। एक क्लास में दिखा दीजिएगा तो समझ लीजिए मास्टर समझ जाएगा कि इसको जाने की आवश्यकता है, बाहर समस्या गंभीर है। अगर ये दिखा दीजिएगा, योग कर दीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि कहेगा कि मुट्ठी बांध दिया, मारने का प्लान हो गया। तो उसी प्रकार से ये जो धन कमाने के लिए जो छोटा से बड़ा काम है, सबको योग कर दीजिएगा, तो ये क्या कहा जाएगा? व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। आपको कोई लगा कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब कोई पूछेगा कि शॉर्ट में इस तरह आर्थिक क्रिया क्या है? मोबाइल लेकर आए तो लोग द बेस्ट ऑनलाइन क्लास कर सर्च है। देखो कमेंट नया थोड़ा बहुत आवाज देखिएगा। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे? सभी आया जुड़ा लेता लो बाबू, कभी बाहर में भी जाओ देखना आवाज आता है। अब देखिए इसका एक सिंपल सा उसको उदाहरण में बताएं, आप समझिए आराम से। आर्थिक
क्रियाओं, है ना। यहाँ पर आवाज थोड़ा जैसे कैसे होगा, काय कि मैं दिन रो दे आर्थिक क्रियाओं, है ना। कहता आर्थिक क्रिया किसे कहा जाएगा, तो वे सभी क्रियाएं या वे सभी क्रिया जिससे आय की प्राप्ति होती है, जिससे आय की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसे कौन क्रिया करेगा, आर्थिक क्रिया। कौन क्रिया, आर्थिक क्रिया। समझ में आया। मतलब कहता है सिंपल भाषा में बोलना है कि आर्थिक क्रिया क्या है। सर परीक्षा में अगर लिखने की बारी आ जाए तो वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है, आराम से लिखिएगा, आप अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जिससे क्या प्राप्त होता है, आय की प्राप्ति होती है, जिससे आय की प्राप्ति, वे सभी क्रियाएं, क्रिया मतलब होता है काम, जिससे आय की प्राप्ति होती है। आय मतलब होता है इनकम की जिससे प्राप्ति हो, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं तो इससे इनकम की प्राप्ति होगा तो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। आप मतलब कहता है कि कोई काम कर रहे हैं उससे पैसे की प्राप्ति होगा तो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। तो आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। और वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होगा उसे कौन क्रिया कहेगा, कोई दिक्कत, आप ध्यान देना। वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे कौन क्रिया कहेगा, आर्थिक क्रिया। ठीक, अब इसमें एक शब्द है आय। बाबू रे आर्थिक क्रिया कैसे लिखोगे, तो वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। आवाज पर ध्यान दीजिए, वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तुम जाके बाहर में देख सकते, आवाज छिप जाता है, दूसरा पॉइंट बढ़िया जाना जैसे गाना। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया आय। ये आय किसे कहा जाता है ना। तो आय में दो चीज आ गई है, एक है शारीरिक, एक है मानसिक, मतलब का दिमाग, है ना। तो ये हो गया शारीरिक या शरीर, या ये हो गया मानसिक। मानसिक मतलब होता है दिमाग, या है ना, ये समझ लो। तो पहला आय क्या है, तो इसको पहला नंबर हम फिर भाषा में समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है या काम करने के लिए जाता है। जैसे मान लिया कि आपके घर में कोई ईंटा ढोने के लिए गया, तो उसका शरीर का ज्यादा काम लगा बेचारा का कि दिमाग का, शरीर का काम ज्यादा लगा, तो इसको शारीरिक काम। उसका दिमाग का काम ज्यादा लगा कि शरीर का, शरीर का। ध्यान देंगे पहले, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति ईंटा ढोने के लिए गए तो उनका शरीर का काम ज्यादा लगा कि दिमाग, शरीर का लगा काम, तो उसको शारीरिक काम बोला जा सकता है। मानसिक काम कौन है, जैसे हम कंप्यूटर को चला रहा है, तो कंप्यूटर चला रहा है तो आराम से चला रहा है, माउस से चला रहा है, हाथ से चला रहा है, आराम से चला रहा है। ऐसा थोड़ा है कि ईंटा नहीं माथा पर कंप्यूटर ले चला रहा है, तो वो है क्या, मानसिक काम। ईंटा ढो रहा है उसमें शारीरिक काम लगा, और कोई मानसिक काम है जिससे कंप्यूटर चला रहा, पढ़ाई कर रहा, पढ़ा रहा, तो ये सब मानसिक काम हो गया। ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि आय क्या है, तो शारीरिक मतलब शरीर से किया काम या मानसिक से किया काम, मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य। कार्य के बदले जो पैसा मिलेगा वही क्या कहलाएगा, आय। क्या कहा जाएगा, आय कहा जाएगा। मतलब गौर से समझिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा, आराम से, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला पैसा, मिला रकम क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम मानसिक काम कर रहे हैं, तो हम कोई भी व्यक्ति हुए तो किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक, मतलब शारीरिक काम करे या मानसिक काम करे, काम के बदले उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, रकम मिलेगा, इनकम मिलेगा, वही क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा।
अगर बोलचाल की भाषा में कभी जरूरत पड़े तो वह शरीर से किया काम या दिमाग से किया काम, काम के बदले मिलेगा पैसा कहलाएगा। शरीर से करो काम या दिमाग से करो काम, काम के बदले मिलेगा पैसा, क्या कहलाएगा। बस ये सिंपल आधा, शरीर से करो काम या क्या से करो काम, दिमाग से करो काम, काम के बदले क्या मिलेगा पैसा, वही क्या कहलाएगा। अब इसको लगेगा कि बैठा देंगे कैसे सर, तो बस सिंपल बैठा देना, किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य और कार्य के बदले मिला रकम, मिला रुपया, मिला राशि, ये क्या कहलाएगा। क्लियर हो गया। शरीर से अगर हो काम या मानसिक या दिमाग से करो काम, काम के बदले तोरा जो पैसा मिल रहा है वो एक ही का ले आय कहलाएगा। कोई दिक्कत कितना मिनट दे रहे, तो एक आला गया है, कोई दिक्कत। शरीर से किया गया कार्य या दिमाग से किया गया कार्य, कार्य के बदले मिलेगा पैसा, क्या कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था का, ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था का क्या लिखा हूँ, संरचना। इसमें पहला है ना, दूसरा क्या है, कोई दिक्कत। आर्थिक क्रियाओं को क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, इसकी रचना जो हुई है उसके बारे में बताया गया। तो अर्थव्यवस्था की संरचना कितने तरह से, तीन तरह की। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या प्रकार का है, तीन तरह का। अर्थव्यवस्था की संरचना कितने तरह का, तीन तरह की। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो तीन तरह का। पहला प्राथमिक क्षेत्र, ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र। पहला कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सिंपल, ये ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। कृषि को कौन क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इसमें आ जाएगा पशुपालन, मछली पालन, वन्य का निर्माण करना, लगाना, ये सब आ जाएगा। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। कृषि के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को कौन क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। गैस हो या बिजली वाला हो, ये सब जितना भी उद्योग व्यवसाय लगाया जा रहा है तो ये सब को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये सारे को कौन क्षेत्र को अंतर्गत रखा जाएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। तृतीय क्षेत्र में जब बात आती है तो सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा को कौन क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा में कई तरह का सेवा हो गया, परिवहन सेवा, रेल सेवा, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सब आ गए। परिवहन सेवा, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, ये सब आ गए तृतीय क्षेत्र में। तो सिंपल याद रखना है, अर्थव्यवस्था की संरचना कई तरह का है, तीन तरह की है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र तो सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कोई देगा इधर से कृषि को कौन क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, सेवा को तृतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत, सर्च कीजिए द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। अगला है अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार हम जानेंगे तीन। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, आर्थिक क्रियाओं का योग को क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, ठीक है।
पहला में आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी ये तीन चीज को समझेंगे। पहला नंबर है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार तीन होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? तीन। पहला बच्चों लिखा हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा आराम से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा? तो जिस देश में उत्पादन के साधन पर, है ना, जिस देश में, किस देश में? जिस देश में उत्पादन के साधन पर या संसाधन पर, है ना, उत्पादन के साधन या संसाधन पर उत्पादन के साधन पर, मतलब जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी का मतलब होता है पर्सनल, किसी व्यक्ति का अधिकार होता है ना, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिस देश में उत्पादन के साधन पर, मतलब कोई प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, कोई वस्तु का निर्माण हुआ, कोई कंपनी का निर्माण हुआ, तो उस कंपनी का निर्माण हुआ, कोई वस्तु का निर्माण हुआ, तो उस पर सरकार का अधिकार नहीं है, बल्कि कोई खास निजी व्यक्ति, कोई खास पर्सनल व्यक्ति का अधिकार है। उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए। जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है, यानी यह है रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी है। जैसे नौकरी लगो 12-14 लाख के डिमांड हो जा लो सब बच्चा कुछ क्या बात है के आदम तैयार हो लदम बाप माँ सब तैयार की अबरी नौकरी लग गलो दम पूरा दम बढ़िया दुल्हनिया की तैयारी कर लो। क्या बात है के तो ये भी बेचारा का जुनून भी नीचे चलाएगा, है कि नहीं? तो ये समझ लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में आता है जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में आता अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे है कि निजीकरण जहां होता है तो वहां तो लाभ जरूर है, अभी भी कह रहे हैं कि मतलब इससे डेवलप जल्दी करता है, विकास जल्दी करता है। जैसे सरकारी में क्या हुआ, गया कितना लोग काम नहीं किया, बैठा आया चल गया। जैसे हम ट्यूशन प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा भाग जाएगा। सरकारी में ताल तक नहीं सुतेगा मास्टर हो जाए पर ताल तक बच्चे नहीं आएगा बढ़िया से, है क्या? दोनों उल्टा हो रहा है। क्या बात है कि तो यही प्रॉब्लम है। तो अब वहां पर अगर प्राइवेट जाइए, प्राइवेट को ट्यूशन में आप पढ़ाइए, प्राइवेट में कोई स्कूल में जाकर पढ़ाइए, एक एक पाई पर नजर रखा जाता है, तो इसलिए वहां विकास ज्यादा है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला है दूसरा नंबर पे देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, उसे क्या बोला जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, क्लियर हो गया? जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार पूंजीवादी, जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होगा उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में चीन और क्यूबा। चीन में कहा जाता है कि सब सरकारी,
लेकिन ये बोलने के लिए ऊपरी सरकारी, अंदरूनी सब बेचारा वो भी प्राइवेट में दंगल मार रहा धीरे धीरे। बात सुना रहे थे ना, वो पता नहीं लगने देता बहुत सारा चीज। देखो कोरोना फैला दिया, सब लोग नहाए उड़ा दिया। क्या बात है ने अंदर अंदर कैसे चल को आए थे, कैसे हम लोग सुरक्षित दिए यार। समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, जिस देश में उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होगा? सरकार। जब सारे कंपनियां तो सरकार चलाती है, सरकार के अंडर में होता, सरकार द्वारा संचालन होता, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कितना मिनट दिया? चलो ठीक। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस देश में सरकारी प्लस निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार रहेगा। सरकारी प्लस निजी मतलब आता जहां सरकार भी, जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति, कुछ सरकारी भी होगा कंपनी, कुछ सरकारी भी रहेगा, कुछ प्राइवेट भी रहेगा। मतलब कुछ सरकार चलाएगा कुछ कंपनी को, कुछ प्राइवेट व्यक्ति को, एक खास व्यक्ति चलाएगा। मतलब सरकारी और प्राइवेट जहां दोनों चलता है जिस देश में, उसी को कौन अर्थव्यवस्था कहता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत? कौन अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है भारत, इंडिया, है ना। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग ऐसा है कि उल्टा देने ले जा रहे हैं। बात सुन रहे थे ना, समझ रहे बोली मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार है, उसी को क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका बेस्ट उदाहरण किसको माना गया? भारत को माना गया। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत हमारा गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी में था बच्चों। और उस समय भारत हम पर उपनिवेश स्थापित के लिए था। मतलब उपनिवेश का मतलब होता है किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए प्रयोग करना, ये क्या कहा था? उपनिवेश। कोई दिक्कत? फिर मैंने बताया अर्थव्यवस्था किसे कहा था? तो आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहा था। आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहता है। जिससे आय की प्राप्ति होता है उसे कौन क्रिया? आर्थिक क्रिया। आय क्या है? तो शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य के बदले मिलेगा पैसा, क्या कहलाएगा? आय का। कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने बताया था। फिर अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था की संरचना पर चला था। उसे प्राथमिक क्षेत्र, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र और सेवा को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब है ना। उसके बाद आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे में आता है चीन और कौन? क्यूबा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस देश में उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार हो, उसे कौन अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और वो देश कौन है? कौन है? भारत। वो देश भारत है। प्यारे बच्चों, मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था का मैं 2-3 परिभाषा देता था, 2-3 परिभाषा जितना मन होता था उतना देता था, लेकिन टाइम का अभाव है और लाइव में 1 घंटा का क्लास रहता है और उसके बाद टाइम का अभाव है, परीक्षा भी नजदीक है। तो मूल पॉइंट पर बात करेंगे। जहाँ 3 परिभाषा किसी का देते थे, 4 को देते थे, मनमाना देते जाते थे, वो सबको सीमित करेंगे। उसके बाद क्लास को बढ़ाते चलेंगे, कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं बल्कि सीमित करेंगे। जिसको 2-3 परिभाषा देते थे 1-2 में ही निकाले हैं। इस तरह से चलेगा। आप द बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस अमित सर पर सर्च जैसी करेंगे तो आपका खुल जाएगा। आप 9 क्लास का वीडियो भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 12 का हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग सही तरीके से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।